नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 कर रहे थे, न्यूटन लीबनिज़ रूल पे क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना। तो किस तरह से प्रॉपर्टी 1 और 2 को यूज करना है ये देख रहे थे, ठीक है ना। तो लास्ट में जो क्वेश्चन किए थे उसमें था कि फंक्शन का कभी कभी टाइप अगर पता नहीं चलता है, किस वेरिएबल का फंक्शन ये पता चल रहा होता है, लेकिन उस वेरिएबल का कौन सा फंक्शन है ये अगर पता नहीं चले तो उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन से पता करते हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसी तरह का। जो क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई dx अपॉन a माइनस cos x इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पर मॉड a ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। देन प्रूव दैट दिस एंड also find the value of dx upon रूट 5 माइनस cos x का होल स्क्वायर 0 से पाई तक, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एबव। मतलब पहले तो ऊपर वाले के का को प्रूव करना है कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ये होगा अगर मॉड ए ग्रेटर देन 1 है, और उसके हेल्प से फिर इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको प्रूव करते हैं। तो ये है dx अपॉन साइन कॉस में लीनियर है, नहीं तो इसको इंटीग्रेट करना जानते हैं, नहीं 10x/2 में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको i कहते हैं, 0 से पाई dx अपॉन a माइनस 1 माइनस 10² x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2। तो 0 से पाई ऊपर में हो जाएगा sec² x/2 dx अपॉन, इसको जब इधर लेंगे, नहीं ये ऊपर जाएगा sec² x/2, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a प्लस 1 इंटू 10² x/2 और प्लस a माइनस 1, ठीक है ना। a माइनस 1 पॉजिटिव है क्योंकि a का वैल्यू 1 से बड़ा है या माइनस 1 छोटा है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। समझ गया? आ गया समझ में? चलो अब 10x/2 को टी पुट करेंगे तो पुट 10x/2 इक्वल टू टी, तो इसका मतलब 1/2 sec² x/2 dx इक्वल टू dt, नहीं ये तो हम लोग जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो i का वैल्यू हो जाएगा 0 से इन्फिनिट, नहीं जब x का वैल्यू 0 होगा तो t 0 होगा, और जब x का वैल्यू पाई की तरफ टेंड करेगा तो t जो है देखो x पाई/2 हो जाएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा, नहीं सही ना। x जब पाई की तरफ टेंड करेगा तो x/2 है, तो पाई/2 की तरफ टेंड करेगा तो 10 पाई/2 इन्फिनिट, तो t टेंडिंग टू इन्फिनिट हो जाएगा। तो 0 से इन्फिनिट हो गई, ठीक है ना। और sec² x/2 dx जो है वो 2 dt हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2 dt हो जाएगा ये। और नीचे में a प्लस 1 टी स्क्वायर, तो a प्लस 1 को बाहर ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस a माइनस 1 बाई ए प्लस 1, ठीक है ना, सही ना। इसके अंडर रूट का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर a प्लस 1 a माइनस 1 बाई प्लस 1 पॉजिटिव है, क्योंकि a माइनस 1 भी पॉजिटिव है, a प्लस 1 भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि ये बात दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर निगेटिव होता तब इसमें माइनस ला के 1 माइनस ए लिखते तब पॉजिटिव होता, नहीं समझ गया। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 2 अपॉन a प्लस 1 और इंटू 1 बाई ए और 10 इनवर्स t बाई अंडर रूट a माइनस 1 बाई ए प्लस 1 0 से इन्फिनिट, ठीक है ना।
तो इन्फानाइट रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, इन्फानाइट रखेंगे तो टेन इनवर्स इन्फानाइट इज पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 जीरो पे जीरो हो जाएगा, नहीं तो ये जगह 2 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इंटू पाई बाई 2, तो दिस इज पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। समझ गए बात, तो इसको हम लोग प्रूव कर लिए, ठीक है ना। अब इसके हेल्प से इसका वैल्यू हम लोग बिना इसके हेल्प से भी निकाल चुके हैं पहले, नहीं जब ये वाला ऐसा मिला था, मतलब हम लोग ये इंटीग्रेशन कर चुके हैं dx अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे बताए थे कि इसमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए या तो ऊपर में b प्लस ए कॉस एक्स हो जाए तो हो जाएगा, या कांस्टेंट हो एक पावर इसका कैंसिल हो जाए नीचे का, तो लीनियर हो जाएगा साइन कॉस में, तो तभी हो जाएगा, नहीं तो इसको हम लोग दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लिए थे, ए प्लस बी कॉस एक्स और प्लस बी प्लस ए कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है तो बी कॉस एक्स कैंसिल कराना होगा, नहीं तो माइनस बी कर देते हैं इसमें, इसमें ए कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे रहेगा ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऊपर में एक्चुअली हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट लिख दिए हैं, तो 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, तो जब इसके साथ इंटीग्रेशन बनाएंगे तो 1 पावर वाला बनेगा, नहीं तो वो भी हो जाएगा 10x/2 वाले से, और b प्लस ए कॉस एक्स बाई बी से ये भी हो जाएगा, नहीं इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, तो यही वाला क्वेश्चन ये भी है, नहीं इसमें a का वैल्यू है √5 और b का वैल्यू -1, ठीक है ना। तो लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं करना है, अभी हम लोग को उसके हेल्प से इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। समझ गया, तो इसको हटा लेते हैं, आप ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग। समझ गए बात, तो इसके हेल्प से अब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग अब देख चुके कि आइडेंटिटी है फॉर ऑल मॉड ए ग्रेटर देन 1, मॉड ए ग्रेटर देन 1 के लिए आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी है तो कोई भी वैल्यू ए का पुट कर सकते हैं और ए के रिस्पेक्ट में कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो न्यूटन लिमिट लगाएंगे, नहीं और उसमें दो रूल है, तो ये ए का फंक्शन होगा, नहीं ए का फंक्शन होगा ना, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे देखो ए के टर्म में वैल्यू आया, एक्स का तो वैल्यू 0 और पाई पुट कर देंगे, नहीं तो ए के टर्म में आएगा, तो एक रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए का फंक्शन है और ए अंदर मौजूद है, तो सेकेंड रूल लगेगा, नहीं ये बात समझ में आ रहा होगा कि जिस वेरिएबल का फंक्शन इंटीग्रेशन, वो वेरिएबल अगर इंटीग्रेशन के अंदर भी मौजूद हो तब डिफरेंशिएट करना हो तो सेकेंड रूल लगेगा, ठीक है ना। तो सेकेंड रूल में पहला दो पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, नहीं तो 0 - 0 प्लस 0 से पाई, अब एक रिस्पेक्ट में अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जगह माइनस ऑफ dx अपॉन ए माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू इसका 1 - 0, ठीक है ना। पहले 1 अपॉन इसको कि एक रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ए को डिफरेंशिएट कर दो 1 एक रिस्पेक्ट में, और ये एक्स तो एक रिस्पेक्ट कांस्टेंट है तो 0, ठीक है ना। और इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये है ए स्क्वायर -1 का पावर -1/2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाई इंटू -1/2 और 1 बाय ए स्क्वायर -1 का पावर 3/2, ठीक है ना, सही ना, -1/2 -1 तो 3/2, ठीक है ना, और इनटू फिर अंदर करेंगे 2a, सही ना। तो इस साइड का माइनस इस साइड का माइनस भी कैंसिल, तो ये हो गया 0 से पाई dx अपॉन a माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई a मतलब a पाई
अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3/2। अब ए का वैल्यू √5 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो पुट ए इक्वल टू √5, तो ये हो जाएगा 0 से पाई dx अपॉन √5 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर पुट करेंगे तो √5 पाई, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर तो 5 माइनस 1 4, 4 का पावर 1/2 2 और 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। सही ना, तो √5 π/8 इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये नहीं मतलब ये दिया हुआ है, इसके हेल्प से निकालना है, जिसका पावर बढ़ाना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे, तो ए के रिस्पेक्ट में, तब इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए में आइडेंटिटी है, ठीक है ना। समझ गया, एक्स का तो वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स उड़ जाएगा, नहीं ए का फंक्शन है, ए में आइडेंटिटी है। आगे बात समझ में, तो ये न्यूटन लिबनिज सेकंड, मतलब ये सब क्वेश्चन टफेस्ट वन हुआ, जो लास्ट वाला काम किए हुए फंक्शन निकालने वाला वो सबसे डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन होता है। वैसे जो मेंस में तो सीधा सीधा कह के आता है कि डिफरेंशिएट करिए, नहीं f'(x) निकालिए, f'(2) निकालिए, f'(3) निकालिए, ठीक है ना। उसके बाद LH रूल वाला भी क्वेश्चन आया है, लेकिन उसमें पहला काम लिमिट का होता है, लिमिट का फॉर्म देख करके तभी, ऐसा नहीं कि देखे और डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिए, पहले फॉर्म चेक करेंगे, 0/0 इन्फिनिट बाय इन्फिनिट बन जाए तब LH रूल लगाते हैं, ठीक है ना। और फिर मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी वाला क्वेश्चन, उसमें भी तो पता ही होता है कि डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। समझ गया, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चलो इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, इसको पहले समझते हैं कि ये किस काम के लिए है, ठीक है ना। जैसे बताए थे कि स्पेसिफिक काम के लिए ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो 9 प्रॉपर्टी किस काम के लिए समझो, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सीरीज होता है, सीरीज का सम होता है, तो उस सीरीज का सम हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, एपी सीरीज का सम, जीपी, एजीपी, और फिर वीएन मेथड, डिफरेंस मेथड, ठीक है ना, बहुत सारे सीरीज का सम निकाले, बाइनोमियल में सीरीज है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज है, तो वीएन मेथड से काफ़ी सीरीज सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो अब कुछ सीरीज क्या होगा, कुछ सीरीज का सम हम लोग उन मेथड से जो पीछे पढ़े उससे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, सही ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, और वो इनफाइनाइट सीरीज होगा सर, वो सारे जो होंगे उसमें इनफाइनाइट टर्म होंगे, ठीक है ना। तो जब नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ गए बात। और इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेट करना जान गया, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक, समझ गए बात। मतलब एक इनफाइनाइट सीरीज होगा जिसका सम हम लोग पीछे वाले मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, या कभी कभी उससे भी निकाल लेंगे, इससे भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जब निकाल लेंगे पीछे वाले से तो पीछे वाला ही यूज करेंगे, जब नहीं निकाल पाएंगे तो उसमें से कुछ सीरीज ऐसा होगा जिसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वही लिखा गया इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, सम में इनफाइनाइट लिमिट लगा देगा, नहीं ये लिमिट ऑफ सम का मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब एक सीरीज रहेगा जिसमें n टर्म्स होंगे और n टेंडिंग इनटू इन्फिनिटी लगा रहेगा, ठीक है ना। तो सम का लिमिट होगा, उसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और फिर इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये होता है पहला बात। दूसरा बात उल्टा भी करते हैं कि इंटीग्रेशन मिला तो इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करके ना निकाल के हम लोग उसको सम ऑफ इनफाइनाइट लिमिट निकाल दिए, ठीक है ना। समझ गए बात, मतलब सीरीज के सम के फॉर्म में निकाल लिख दिए और वो निकाल लिए पीछे वाले मेथड से, ठीक है ना। समझ गए बात। तो
उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना, समझ गए बात। जब इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करके ना निकाल के सीरीज बना के निकालें तो उसको कहेंगे इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। वो क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड में आता है, ठीक है ना। और उल्टा वाला क्वेश्चन जो पहले बताए, जिसमें सीरीज का सम निकालना होगा, जिसमें इनफाइनाइट लिमिट लगा होगा, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना होगा, और उसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और फिर इंटीग्रेट करके निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, मेंस में, एडवांस में, हर जगह आता है, ठीक है ना, समझ गए बात। और जो सीधा वाला इंटीग्रेशन को सब सीरीज के फॉर्म में लिख करके सीरीज का सम निकालने वाला, वो इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो सिर्फ बोर्ड में आएगा। तो उसका क्वेश्चन भी आपको पैकेज में नहीं मिलेगा, वो आप एनसीईआरटी से करोगे। एक आध एग्जाम्पल हम लोग यहाँ कर लेंगे। और दूसरा वाला क्वेश्चन हर जगह आता है, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि ये काम करते कैसे, ठीक है ना, समझते बात। तो ये एक्स एक्सिस है और एक फंक्शन हम लोग लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ए से बी तक, ए से बी तक लिए, ठीक है ना। एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है ए से बी में, ठीक है ना। अब अगर हम लोग को ये एरिया निकालना हो तो एरिया लिखेंगे हम लोग ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये एरिया ए है, ठीक है ना। तो अगर ये अलजेब्रिक एरिया समझो, हो सकता है ये ग्राफ नीचे बनाओ तो निगेटिव में है, तो समझिए कि साइन के साथ एरिया है, ठीक है ना, समझ गया। अब क्या है कि इसको, इस एरिया को निकाले तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में निकालिए, ये पहले से हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन डेफिनेट वाला उसी से स्टार्ट किए थे। और अब दूसरे तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग इसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ए से बी इंटरवल को n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो एक पार्ट का जो लेंथ होगा वो होगा b माइनस ए बाई एन, ठीक है ना, इसको h का लेते हैं, सही ना। तो ये h है, एक पार्ट h h h, ये सब h h, ठीक है ना। h मतलब b माइनस ए बाई, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a प्लस एच, इसका कोऑर्डिनेट होगा a प्लस 2h, इसका होगा a प्लस 3h, नहीं। तो ये दूसरा लाइन है तो a प्लस एच, नहीं, पहला पार्ट खत्म हुआ है तो a प्लस एच, दूसरा पार्ट खत्म हुआ है तो a प्लस 2h, तीसरा पार्ट खत्म हुआ है तो a प्लस 3h। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा a प्लस एन माइनस 1h, नहीं, और ये होगा a प्लस एन एच, नहीं, b इक्वल टू निकालेंगे तो a प्लस एन एच, इस तरह से होगा, नहीं, समझ रहे हैं। ये सब कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना, इसको a1 कहते हैं। a1 इक्वल टू, इसका हो जाएगा h, बेस और हाइट है f ऑफ a, नहीं, ये a है तो f a निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो h इंटू एफ ए, नहीं। इसी तरह से दूसरा रेक्टेंगल ये वाला निकालेंगे अगर, ये रेक्टेंगल का एरिया, नहीं, तो h तो ये h ही है और ये f ऑफ a प्लस h है, तो h कॉमन ले लिए है, f ऑफ a प्लस h है, समझ गए आप। और तीसरा रेक्टेंगल ये वाला निकालते हैं, ये h है और ये f ऑफ a प्लस 2h, नहीं, f ऑफ a प्लस 2h, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये जब a प्लस 2h x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसे ही x को यहाँ पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, मतलब ये वाला लेंथ आ जाएगा, नहीं, समझ गए आप। इसी तरह से लास्ट वाले का निकालेंगे, ये nवां रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना। तो दिस इज f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच h टाइम्स, और h का वैल्यू 0 से n माइनस 1, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो ये n रेक्टेंगल का एरिया 0 से r का वैल्यू है,
आर का वैल्यू 0 से n-1। आर का वैल्यू जब 0 इसमें पुट करेंगे तो ये वाला आएगा, 1 पुट करेंगे तो ये वाला आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये वाला आएगा, n-1 जब पुट करेंगे तो लास्ट वाला आएगा, ठीक है ना। मतलब 0 से n-1 मतलब n वैल्यू है, नहीं तो n रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिए, नहीं ये छोटा छोटा n रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि a1 और a इक्वल नहीं होगा, नहीं ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट छूटता जा रहा है ना, ठीक है ना। तो ये तो पूरा एरिया था ये वाला, ऊपर पूरा कर्व का एक्स एक्सिस साथ एरिया था, नहीं, और इसमें हम लोग रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना दिए तो ये एरिया निकला, ये एरिया निकला, ये निकला, बीच में ऊपर में छूटता गया तब ये मिलता, नहीं तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना, समझ गए। अब दूसरा एरिया निकालते हैं, A2 एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है ना। A2 एरिया निकालते हैं इस तरह से, रेक्टेंगल इधर से बनाते हैं, पहला रेक्टेंगल ये बनाएंगे, नहीं तो दिस इज h टाइम्स f ऑफ a प्लस h होगा, अब पहला वाला, नहीं ये f ऑफ a प्लस h होगा, नहीं वो इसका हाइट है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट a प्लस h पुट करेंगे तो y जो आएगा वही आएगा, नहीं और ये तो h ही रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया देखो तो a प्लस 2h को यहाँ पुट करेंगे तो f ऑफ a प्लस 2h आएगा ये, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला रेक्टेंगल निकालेंगे तो f ऑफ a प्लस 3h आएगा, सही ना, और लास्ट में ये वाला निकालेंगे तो f ऑफ a प्लस n आएगा, सही ना। अभी भी n रेक्टेंगल ही है, ठीक है ना। तो A2 को हम लोग शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n तक करते हैं h ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है ना। इस बार r का वैल्यू 1 रखेंगे तब ये वाला मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये वाला मिलेगा, और लास्ट में n वाला रखेंगे तो वो मिलेगा, नहीं तो n रेक्टेंगल यहाँ भी है, 1 से n जब जा रहा है तो n वैल्यू है, नहीं तो n रेक्टेंगल का एरिया ये भी है, n का रेक्टेंगल का एरिया ये भी है, दोनों n रेक्टेंगल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो इसमें r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, और इसीलिए n तक जा रहा है, इसमें n-1 पे ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो A2 आएगा ये बड़ा आएगा A से, नहीं क्योंकि इसमें ये पार्ट ज़्यादा आता जाएगा, नहीं सही ना, तो जब टोटल निकालेंगे तो इससे बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि A1 इज लेस देन A इज लेस देन A2, सही ना, ये होता है, ठीक है ना। इस फिगर में ऐसा होता है, तो ये बात तब होता है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग ड्रॉ किए, नहीं इंक्रीजिंग फंक्शन में ये बात होता है कि A1 इज लेस देन A इज लेस देन A2। अब A1 A2 क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और A क्या है, तो A के बारे में तो क्लियर है कि A से B fx dx, नहीं A1 जो है वो r इक्वल टू 0 से n-1 वाला जो है वो है A1, ठीक है ना, और A2 जो है वो 1 से n वाला जो है वो A2 है, ठीक है ना। दोनों में n रेक्टेंगल्स है लेकिन थोड़ा अंतर है, नहीं आगे बात समझ में। तो ये तब होता है when fx is increasing, ठीक है ना। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन बनाए होते, देखो डिक्रीजिंग यहाँ बना के सिर्फ दिखा देते हैं, ये b है और ये a है, n पार्ट में इसको डिवाइड किए होते तो ये a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h और a प्लस n-1h, नहीं और ये a प्लस nh, ठीक है ना। तो पहला वाला जब हम लोग A1 एरिया निकाले थे तो पहला रेक्टेंगल लिए थे ये वाला, नहीं जिसका हाइट FA था, ठीक है ना। तो इसमें जब FA हाइट रखेंगे तो बड़ा एरिया वाला आएगा, नहीं FA प्लस H रखेंगे तो बड़ा वाला आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अब A1 बड़ा हो जाएगा और A2 छोटा हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन में, नहीं और जब A प्लस H हाइट वाला लेंगे तो तब ये बनेगा, तो वो छोटा आएगा इसमें, नहीं तो A2 इज लेस देन A इज लेस देन A1, ऐसा कब होता है when fx is decreasing।
समझ गए आप? तो ये बात पहला समझना है। पहले तो A1 A2 तीनों एरिया समझना है, ठीक है ना। ए एरिया क्या है, तो ए एरिया है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। A1 एरिया है जिसमें r का वैल्यू 0 से n-1 तक गया है। A2 एरिया है जिसमें r का वैल्यू 1 से n तक गया है। बाकी अंदर में सब यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, ठीक है ना। और A1 छोटा होता है A से और A2 बड़ा होता है A से तब जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग में उल्टा होता है। नहीं, ये बात तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी तीनों एरिया इक्वल नहीं है, क्लियर है नहीं। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात इसको पता रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आता है, एडवांस में आएगा, मेंस में इस पे नहीं आता। अब आगे चलते हैं। When n tending to infinity, अगर n इनफाइनाइट हो जाए, n जब इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो h 0 की तरफ टेंड करेगा। नहीं, मतलब ये एकदम क्लोज हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर दिए तो ये एकदम क्लोज हो जाएगा। नहीं, इतना क्लोज हो जाएगा ये कि ये जो एरिया कम या ज्यादा हो रहा था वो अब नेग्लिजिबल होगा। नहीं, तो तब वो a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। उस केस में जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लग जाएगा तो A1 में या A2 में, तो ये a के इक्वल है, ठीक है ना। समझ गए बात? तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देंगे, चाहे A1 में लगाइए चाहे A2 में लगाइए, तो वो तब a के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम क्लोज जाएगा तो छोटा बड़ा एरिया जो बच रहा था वो एकदम 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, ठीक है ना। तो 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो हम लोग अब ये लिख सकते हैं, इसको हटा लेते हैं। इसको हटा लेते हैं। पहले हम लोग A1 लिखते हैं। A1 हमारा था लिमिट, इसमें नहीं लगाता है, h f ऑफ a प्लस आर एच, r का वैल्यू 0 से n-1, और A2 था वाला r इक्वल टू 1 से n, h f ऑफ a प्लस आर एच। और अब इसमें लिमिट इनफाइनाइट लगा देंगे तब जाके a हो जाएगा, मतलब जब इसमें इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 0 से n-1 h f ऑफ a प्लस आर एच इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से n h f ऑफ a प्लस आर एच, मतलब ये A1 ये A2 और ये a के इक्वल हो जाएगा, मतलब a से b फिक्स dx। समझ गए आप? तो अब ये जाके a के इक्वल आ गया। नहीं, अब देखो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसमें n अभी दिख नहीं रहा है, एक्चुअली h में n है, तो h का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, जिससे n दिखे इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 0 से n-1, h का वैल्यू b माइनस a बाई n f ऑफ a प्लस b माइनस a बाई n r, नहीं r h है, नहीं h का वैल्यू पुट कर दिया। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 0 से n-1, 0 से 1 से n b माइनस a बाई n और f ऑफ a प्लस b माइनस a बाई n r, नहीं, एंड दिस बोथ आर इक्वल टू a से b f x dx। तो इसी कहते हैं इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना। मतलब ये सम है, सीरीज का सम है, उसका लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट सीरीज का सम है,
तो उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके और इसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसका चाहे इसका वैल्यू निकल गया नहीं। तो क्वेश्चन में ये होता है कि ये सीरीज मिला, इस तरह का लिमिट लगा हुआ, मतलब लिमिट ऑफ सम है ये, नहीं ये चाहिए। तो अगर इसको पीछे वाले सीरीज के मेथड से नहीं निकाल पाए तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड मेंस एडवांस हर जगह आता है। और दूसरा बात ये है कि इंटीग्रेशन मिला तो इंटीग्रेशन ना करके हम लोग चाहे ऐसा बना के इसको निकाल दिए, चाहे ऐसा बना के इसको निकाल दिए, तो सीरीज का सम लगा के और लिमिट निकाल दिए, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना। इंटीग्रेशन मिला तो इंटीग्रेट ना करके ये या ये निकाल दिए, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बोर्ड में आता है। ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन आप एनसीईआरटी करेंगे। दो क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा टाइप जिसमें इनफाइनाइट लिमिट नहीं लगा, ठीक है ना। जब ये इनफाइनाइट लिमिट नहीं लगता है तो ये a1 a2 और a में क्या रिलेशन होता है वो लिखे थे हम लोग कि a1 छोटा होता है, a बीच में होता है, a2 बड़ा होता है जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग में उल्टा होता है। ठीक है ना। और कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तब कुछ नहीं कर सकते, कभी कोई बड़ा होगा कभी कोई बड़ा होगा। ठीक है ना। समझ गए बात? क्लियर हो गया प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए क्या करना है इसमें। ठीक है ना। तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो ऐसा करके निकालेंगे। ठीक है ना। इसको थोड़ा ये देखने में भी बड़ा लग रहा है, नहीं इसको थोड़ा छोटा करते हैं पहले। ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। इफ a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है ना। अगर a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 हो जाए तब ये वाला पूरा इक्वेशन देखो ऐसा हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 0 से n माइनस 1, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 0, तो 1 हो गया, नहीं 1 बाय n और f ऑफ r बाय n। ठीक है ना। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 बाय n, तो r बाय n हो गया, नहीं f ऑफ r बाय n इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 से n 1 बाय n f ऑफ r बाय n। ठीक है ना। इक्वल टू a से b मतलब 0 से 1 f(x) dx। समझ गया। तो ये देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, अंतर दोनों में कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है ना। आगे बात समझ में। पहले क्वेश्चन करेंगे इधर वाला कि इंटीग्रेशन मिला तो उसको ये करके निकालें। ठीक है ना। समझ गया। इवेल्युएट जीरो से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, से निकालना। तो इसको अगर सीधा इंटीग्रेट करके निकालना हो तो हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 और 0 से 1 तो 1 बाई 3 आ जाएगा, नहीं समझ गया। ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग ये निकालना है तो या तो ये निकालते हैं या ये निकालते हैं, तो ये निकालते हैं। ठीक है ना। समझ गया। तो इसमें एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, नहीं तो हियर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 से n, नहीं ये वाला लिख रहे हैं। ठीक है ना। 1 बाई n और f ऑफ r बाई n, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 से n 1 बाई n, f ऑफ r बाई n क्या होगा r स्क्वायर बाई n स्क्वायर, नहीं r स्क्वायर बाई n क्यूब हो जाएगा, नहीं क्योंकि ये n स्क्वायर होगा, n यहाँ भी है तो n क्यूब हो गया। तो ये सिग्मा r में है, n क्यूब तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा।
तो 1/n³ सिग्मा r स्क्वायर, नहीं सिग्मा r स्क्वायर का वैल्यू पता होता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n+1 2n+1 बाय 6 और 6n³, नहीं 6n³। अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, इसको सॉल्व करेंगे तो n इससे भी निकालेंगे, n इससे भी निकालेंगे, n क्यों कैंसिल हो जाएगा, 2/6 आ जाएगा, तो 1/3, नहीं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट लिमिट सॉल्व किए अभी हम लोग पीछे नहीं, तो 1/3 देखो आगे, इससे भी, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है ना। अब कोई ये कहेगा कि ये तो 0 से 1 में है, सिर्फ पीछे वाला लिखा हो तो a से b में लिखा, मतलब हर एक के लिए सही था, और ये 0 से 1 में है, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग किसी भी लिमिट को 0 से 1 बनाने का एक प्रॉपर्टी पीछे पढ़े थे, नहीं अगर वो 0 से 1 ही ज़्यादा मिलेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं मिले तो पीछे हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन जिसमें कोई भी लिमिट 0 से 1 में बन जाता है, नहीं a से b लिमिट है, 0 से 1 बना लीजिए, फिर ये काम कर लीजिए, ठीक है ना, समझ गया। क्योंकि ये देखने में छोटा लग रहा है, इसको यूज करना इजी है, इसीलिए इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन किए अभी, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट ना करके ये काम किए, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तो इसका एग्जांपल करके बताएं। अब आप बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी से करेंगे, और अभी हम लोग क्वेश्चन जो आएगा वो करेंगे, मतलब या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, तो इसको ऐसा बना के और ये निकालेंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो इवेलुएट क्वेश्चन लिखते हैं, इवेलुएट फर्स्ट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 अप टू 1/2n, ठीक है ना, समझ गया। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, नहीं सीरीज का सम है, लिमिट है, तो इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें कितने टर्म्स है, तो n+1 n+2 से ये n+n है, तो n टर्म्स है, नहीं सही ना, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो इनफाइनाइट टर्म है, नहीं। तो इसको जब ऐसा मिले तो पहले हम लोग इसको ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म में लिख लेंगे, और तब इसको बदलेंगे, ठीक है ना। तो इसका सिग्मा वाला फॉर्म जो होगा वो होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा 1/n+r, नहीं, और r का वैल्यू 1 से, नहीं। ये कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर RS टर्म लिख देते हैं, नहीं। तो फर्स्ट टर्म है n+1, सेकेंड टर्म n+2, तो RS टर्म होगा n+r, नहीं, तो 1/n+r, और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके n तक रखेंगे, तो ये वाला चीज ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसका सिग्मा वाला फॉर्म लिख लेना है। अब सिग्मा वाला फॉर्म लिखने के बाद भी काम बचा हुआ है। सिग्मा वाला फॉर्म लिखने के बाद r/n बनाना है और 1/n बनाना है, ठीक है ना। जब r/n आप बना लेंगे तो 1/n खुद बन के आ जाएगा, अगर इसका क्वेश्चन होगा तो, नहीं, और नहीं तो लिमिट का तो और भी पीछे क्वेश्चन पड़े तो उसका क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। नहीं, अब तो यही बात होता है ना कि लिमिट का क्वेश्चन मिला तो कैसे समझेंगे किसी का है, पीछे जो लिमिट पढ़े उसका भी हो सकता है। तो पहले हम लोग जनरल टर्म लिख लिए हैं, ठीक है ना, और इसमें r/n 1/n बनाएंगे, ठीक है ना। तो n से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, और 1/n, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 से n, ये हो गया 1/1 प्लस r/n इंटू 1/n, नहीं। तो यही r/n का फंक्शन है, नहीं, और ये 1/n है, नहीं, तो 1/n और f(r/n) आ गया। अब r/n को ही x पुट करते हैं, नहीं, तब fx बनता है, ठीक है ना। तो r/n को x पुट करेंगे, नहीं। तो जब r/n को x पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट देखो कैसे लिखेंगे, तो जब r का वैल्यू 1 होगा, व्हेन r इक्वल टू 1,
तो x का वैल्यू होगा 1/n, नहीं, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो x 0 हो जाएगा, और when r इक्वल टू n होगा तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि n रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन में जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो लिमिट 0 से 1 रहेगा, नहीं तो ये 0 से 1, और r बाय n को x का दिए तो आपका fx जो होगा 1/1 प्लस x, और ये dx, ठीक है ना। 1/n जो है वही dx है, इंटरवल का लेंथ है 1/n, नहीं, क्योंकि ये 0 है ये 1 है, तो 1/n इंटरवल का लेंथ हो गया, यही dx है, नहीं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो उसको dx कर सकते हैं सही ना। तो ये हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अब, तो इसका इंटीग्रेशन पता है, log ऑफ 1 प्लस एक्स 0 से 1, तो 1 पुट करेंगे तो log 2 आ जाएगा, और 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, तो log 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू log 2 है, सही ना। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। मतलब पहले इनफाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन मिला तो उसका जनरल टर्म निकाल के सिग्मा वाला फॉर्म लिख लेना है, ठीक है ना। अब r बाय n को x कह रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 से 1 तक होगा, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि r का वैल्यू लिमिट, ये लिमिट 0 से 1 है, लेकिन हर क्वेश्चन में 0 से 1 नहीं होगा, कभी कभी 0 से 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगा, तो जब आप ये देखोगे ध्यान से, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 1/n होगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो x 0 हो गया, r का वैल्यू n रखेंगे तो 1 हो गया, इसीलिए 0 से 1। मान लो ये 1 से 2n तक जाना, अगर ये 2n टर्म्स होते अगर, तो उस केस में जब r का वैल्यू आप 2n रखते, ऊपर वाला 2n रखते, तो x का वैल्यू 2 आता, नहीं, या 3n तक जाता तो 3 आता, तो ये 0 से 3 होता, नहीं। तो ये स्टेप क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो इसको पहले ऐसा लिखना है, फिर r बाय n 1/n बनाना है, r बाय n जैसे ही बनाएंगे तो जब सारा r बाय n बन जाएगा तो 1/n खुद बन जाएगा, अगर इसका क्वेश्चन होगा। और वो बनाने के बाद लिमिट ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन में 0 से 1 नहीं आना है, ठीक है ना। तो लिमिट ध्यान से देख लेंगे, कैसे देख रहे हैं, क्लियर है। r का लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x का लोअर लिमिट आएगा, और r का अपर लिमिट पुट करेंगे तो x का अपर लिमिट आएगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है ना। फिर ये इंटीग्रेशन इजी से आएगा, सीधा वाला इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेट कर लेना है और वैल्यू लिख देना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ लिखते हैं 1/2n, ठीक है ना। पाई बन गई। चलो ये ऐसा लिख दिए, तो सबसे पहला काम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, तो इसको भी इसी पैटर्न में लिखते हैं, देखो, नहीं, और इसको हटा लेते हैं पहले हम, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n बाय n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n बाय n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n बाय n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अप टू लास्ट वाले को ऊपर में n लिखेंगे क्योंकि हर जगह n है, तो नीचे लिखना होगा 5n स्क्वायर, और ये सब में n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर और प्लस 4n स्क्वायर लिखना होगा, नहीं, तो 2n का स्क्वायर। तो ये आपको लिखना है, ठीक है ना। पहले नंबर ऑफ टर्म डिसाइड करने के लिए इसको एक तरीके से सबको लिखना है,
ठीक है ना, ये 2n स्क्वायर है, इसको इधर ले लो थोड़ा सा, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, नहीं तो ये एक्चुअली क्या नीचे वाला हो जाएगा 5n स्क्वायर ऊपर n, तो 1/5n को ही वैसे लिख दिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसमें टर्म्स, तो 1 2 3 से 2n तक जा रहा था, 2n टर्म्स है इसमें, तो इसका सिग्मा वाला फॉर्म जब लिखेंगे तो 1 प्लस और n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में सब में n है, तो हर एक r s टर्म में भी n ही होगा। डिनोमिनेटर में ये वाला सब जगह n स्क्वायर है, तो यहाँ भी n स्क्वायर होगा, और फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, तो r s टर्म में r स्क्वायर, नहीं, और r इक्वल टू 1 से 2n तक जाएगा। समझ गया? तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड कर लेना है, फिर उसका सिग्मा वाला फॉर्म लिख लिए। अब इसमें r बाई एन 1 बाई एन बनाएंगे, नहीं तो r बाई एन बनाने के लिए n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो n स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई किए ऊपर, तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया सिग्मा लिमिट एंटर इनटू इंफिनिटी 1 बाय 1 प्लस r बाई एन का स्क्वायर, नहीं इंटू 1 बाई एन, ठीक है ना, r का वैल्यू 1 से 2 है, सही ना। तो अब ये ऐसा बन गया, नहीं r बाई एन बन गया, 1 बाई एन बन गया, ठीक है ना। तो हर एक जहां जहां r है उसमें n से डिवाइड कर दीजिए, तो r बाई एन बन जाएगा, और 1 बाई एन खुद बन के बाहर आ जाएगा अगर इसका क्वेश्चन होगा तो, ठीक है ना। अब r बाई एन को ही x कहना है, ठीक है ना, तो r बाई एन इक्वल टू एक्स, नहीं क्योंकि यहाँ पर r बाई एन है, x है, इसी को x कहा गया। तो अब लिमिट डिसाइड करते हैं, x का वैल्यू, हमको r का वैल्यू पता है, तो नीचे वाला लोअर लिमिट रखेंगे, r इक्वल टू 1 रखेंगे, तो x का वैल्यू होगा 1 बाई एन, और n टेन इंटू इन्फिनिटी है तो 0, और r का वैल्यू 2n रखेंगे जब, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा 0 से 2, सही ना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 इस बार हो जाएगा, नहीं, और ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि r बाई एन स्क्वायर हो गया, और ये dx, ठीक है ना। समझ गया? तो इसका इंटीग्रेशन पता है, tan इनवर्स x, नहीं तो tan इनवर्स x, और 0 से 2 लगाएंगे, तो tan इनवर्स 2, सही ना। तो tan इनवर्स 2 इसका आंसर हो गया, नहीं। तो अभी हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं, नहीं उसी तरह अगर ये भी रहे जिसमें r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा हो, तो जब लिमिट पुट करेंगे r का वैल्यू 0, तो x 0 आएगा, और अपर लिमिट जब n माइनस 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 बाई एन आएगा, और n टेनिंग टू इन्फिनिटी है तो 1 आ जाएगा, नहीं n माइनस 1 बाई एन, अगर n टेनिंग टू इन्फिनिटी है तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गया? तो इसमें चूंकि n टेनिंग टू इन्फिनिटी है, तो अगर एक आध टर्म कम ज्यादा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे n टेनिंग टू इन्फिनिटी है तो n टर्म से तब भी इनफाइनाइट टर्म है, n माइनस 1 टर्म से तब भी इनफाइनाइट टर्म है। लेकिन अगर मल्टीपल में कम हो, 2n टर्म से 3n टर्म से, तब लिमिट में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। समझ गया? तो इस तरह से इंटीग्रेशन में चेंज कर दिए और इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल दिए, नहीं क्लियर बात? तो स्टेप फॉलो करना है खाली सही से, इजी लग रहा होगा लेकिन मिस्टेक होता है इसमें। तो पहले इस स्टेप से यहाँ आना है नंबर ऑफ टर्म डिसाइड करने के लिए, ठीक है ना, फिर इसका सिग्मा वाला फॉर्म लिखना है, फिर r बाई एन 1 बाई एन बनाना है, ठीक है ना, और फिर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेशन का लिमिट ध्यान से रखेंगे, हमेशा 0 से 1 नहीं होता, सही ना। तो r का लोअर लिमिट पुट करके x का लोअर लिमिट निकालेंगे, और अपर लिमिट पुट करके अपर लिमिट निकालेंगे, और n टेनिंग टू इन्फिनिटी हमेशा माइंड में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एक्चुअली तीसरा क्वेश्चन है, नहीं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 अप टू n-1 का पावर 4 अपॉन n का पावर 5। सही ना? आगे समझ में? चलो तो पहले इसका नंबर ऑफ टर्म डिसाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 n-1 तक है, तो n-1 टर्म्स है और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो इसको सिग्मा वाला फॉर्म लिखेंगे अगर, तो सिग्मा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना होगा, 1 स्क्वायर 2 1 का पावर 4 2 का पावर 4 3 का पावर 4 तो r का पावर 4 अपॉन n का पावर 5 और r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है इस बार और n-1 तक गया है। ठीक है ना? समझ गया? ऐसा हो गया नहीं? चलो अब r बाय n 1 बाय n बनाना है, तो इसको लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से n-1 r बाय n का पावर 4 कर देते हैं इंटू 1 बाय n। ठीक है ना? तो r बाय n बन गया, 1 बाय n भी बन गया। ठीक है ना? मतलब यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब r बाय n को x कहेंगे, r बाय n को x कहेंगे। तो जब r का वैल्यू 1 होगा, r का वैल्यू लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो x 1 बाय n आएगा और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 0 आ जाएगा, तो x 0 आ जाएगा। और r का वैल्यू जब n-1 होगा तो x का वैल्यू होगा n-1 बाय n, नहीं, x इक्वल टू होगा n-1 बाय n और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है इसमें, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा, निकालेंगे तो कॉमन निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं। तो इसमें n-1 टर्म्स ही है, लेकिन चूंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n-1 टर्म्स रहे या n+1 टर्म्स रहे सब इन्फिनिटी है, नहीं। हाँ, लेकिन अगर मल्टीपल में टर्म्स हो जाए तब लिमिट में चेंज हो जाएगा, नहीं। मान लो 2n टर्म्स होता तब लिमिट 0 से 2 हो जाता, नहीं। समझ गए बात? चलो तो अब यहाँ तक पहुँच गए, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1, नहीं, लोअर लिमिट अपर लिमिट और x का पावर 4, r बाय n को x कर दिया तो x पावर 4 हो गया, नहीं। और ये आपका dx है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा x पावर 5 बाय 5, 0 से 1 तो 1 बाय 5, ठीक है ना? सही ना? तो 1 बाय 5, तो चूंकि ये x 4 पावर था तो x पावर 4 का इंटीग्रेशन है तो 1 बाय 5 आ गया, क्योंकि ये नीचे 5 है। अगर यहाँ 5 पावर होता, यहाँ 6 पावर होता तो x पावर 5 dx आता तो 1 बाय 6 आता है, ठीक है ना? क्लियर बात है, नहीं। और अगर क्यूब होता, क्यूब का सम, तो यहाँ और यहाँ 4 पावर होता, नहीं, तो क्यूब का सम हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है ना? तो तब उस मेथड से भी कर सकते हैं, सीधा लिमिट वाले मेथड से, और इस मेथड से भी उसको कर सकते हैं, लेकिन इसका सम हम लोग को नहीं पता है तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन वाले मेथड से, ठीक है ना? तो इस तरह से मतलब लिमिट का सम जब भी होगा, इनफाइनाइट टर्म लिमिट हो, जब नहीं, सीरीज का सम है और उसमें इनफाइनाइट लिमिट लगा हुआ है, ठीक है ना? लिमिट ऑफ सम मतलब सम का लिमिट है। तो अगर लिमिट वाला पहले वाला जो पढ़े लिमिट, उससे अगर सॉल्व हो जाए तो उससे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? अगर सीरीज का सम निकाल लिए तो, ठीक है ना? और नहीं निकाल पाए तो इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है ना? जैसे यहीं पर अगर यहाँ 2 पावर होता, यहाँ 3 पावर होता, तो 2 पावर वाले का सम हम लोग जानते हैं, नहीं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये पता है हम लोग। तो उस केस में हम लोग उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज का सम भी उसमें निकालना जानते हैं। लेकिन इसमें सीरीज का सम निकालना नहीं जानते मतलब फॉर्मूला नहीं पता है, निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको हम लोग इससे किए, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये बात आप लगभग ध्यान रखेंगे कि अगर ऊपर में जितना पावर का सम है, जितना पावर है, नीचे में उससे एक ज्यादा पावर है, तो आंसर होता है एक ज्यादा पावर वाला, नहीं। जैसे मान लो अगर ये कहा था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से n क्यूब बाय n का पावर 4, तो आंसर होता है 1 बाय 4, नहीं, क्योंकि x क्यूब dx आएगा और n टर्म्स होना चाहिए, ठीक है ना? इसमें भी n टर्म्स है, इसमें भी n टर्म्स, इसमें n-1 टर्म्स है, लेकिन चूंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n-1 n में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना?
चलो फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला। फोर्थ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 का पावर 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 अप टू n का पावर 4 इंटू 1 का पावर 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6 से n का पावर 6 अपॉन 1 का पावर 11, 2 का पावर 11, 3 का पावर 11 अप टू n का पावर 11। सही ना, ऐसा है। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ये लिमिट समझो इसमें भी लगा हुआ है, उसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको समझना है कि ऐसे लगा हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 का पावर 4, 2 का पावर 4 टू n का पावर 4 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 पावर 6, 2 का पावर 6 से n का पावर 6 और नीचे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 का पावर 11, 2 का पावर 11, 3 का पावर 11 से n का पावर, ठीक है ना। लिमिट सम, डिवीजन, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, पावर रेज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ n है वहाँ लिमिट लगा दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए नीचे n का पावर 5 चाहिए, नहीं तब ये क्वेश्चन हो जाएगा नहीं। तो जितना पावर यहाँ है उसे कम पावर अभी किए सॉल्व। यहाँ पर n का पावर 7 चाहिए, तो टोटल n का पावर 12 हो गया। तो यहाँ पर n पावर 12 लिख देते हैं, तो n कैंसिल हो जाएगा सब, नहीं। अब सारा तीन समझो, तीन क्वेश्चन हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा 1/5 भी निकाले हैं, इसका 1/7 होगा, नहीं क्योंकि r का पावर 6 dx होगा 0 से 1 में, क्योंकि n टर्म्स ही है, नहीं। तो सीधा आंसर लिखते हैं, इसका आंसर होगा 1/5 इंटू 1/7 इंटू 1/12, नहीं ये r का पावर 11 dx होगा, नहीं x पावर 11 dx, तो 12/35। कैसे लिख रहे हैं, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो 12/35 आ गया, नहीं। तो ये क्वेश्चन है जो हर जगह आता है, बोर्ड, मेंस, एडवांस, हर जगह आता है। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, अभी तक क्या है कि ये सीरीज का सम है और उसका लिमिट है, नहीं लिमिट ऑफ सम है, उसको इंटीग्रेशन में चेंज करके इंटीग्रेट किए। लेकिन कभी कभी ये सीरीज सम ना हो के प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट को पहले सम में बदल लेते हैं और फिर ये काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो पांचवा नंबर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी sin π/2n इंटू साइन 2π/2n इंटू साइन 3π/2n से साइन n-1 π/2n का पावर 1/n। ये भी लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि सम ना होकर प्रोडक्ट है, नहीं प्रोडक्ट का लिमिट है, और इसमें क्या है लिमिट ऑफ सम होना चाहिए, नहीं। तो जब प्रोडक्ट हो, सम ना होकर प्रोडक्ट हो, तो उसके से पहले लॉग लेके इसको सम में बना देते हैं, ठीक है ना। मान लो प्रोडक्ट को सम में बनाना है तो लॉग ले लेंगे, तो प्रोडक्ट सम में नहीं, log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n हो जाता है। तो पहले इसको p कहते हैं और log p कर देते हैं, p फॉर प्रोडक्ट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब log लेंगे तो 1/n बाहर आ जाएगा,
चलो तो लॉग ले लिए हैं, तो 1/n बाहर आ गया है, ये होगा log ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2n, नहीं, फिर होगा प्लस log ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाई 2n, ठीक है ना, 2 पाई बाई 2n है, ठीक है ना, एंड सो ये होगा log ऑफ साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 2n, 2n ये पाई, ठीक है ना, नीचे वाला n है, ऊपर में पाई पाई है नहीं। अब देखो समय बदल गई, तो पर नंबर ऑफ टर्म डिसाइड करते हैं, तो 1 पाई 2 पाई से n माइनस 1 पाई, n माइनस 1 टर्म्स हो, नहीं, और सिग्मा वाला फॉर्म लिखते हैं 1 बाई n और log ऑफ साइन r पाई बाई 2n से लिख सकते हैं, और r का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से और n माइनस 1 तक जा रहा है, नहीं, r का वैल्यू 1 से n माइनस 1 तक जा रहा है, ठीक है ना। अब r बाय n जो है r बाय n उसको x कहेंगे, और 1 बाय n ऑलरेडी बना हुआ है, तो r बाय n इक्वल टू x कहेंगे। तो जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 बाय n है, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो x 0 हो जाएगा, और r का वैल्यू जब n माइनस 1 है तो x का वैल्यू n माइनस 1 बाय n होगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो x 1 हो जाएगा, नहीं, तो लिमिट 0 से 1 ही है इसका भी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें जो 1 2 से n माइनस 1 n माइनस 1 टर्म्स है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n टर्म्स n माइनस 1 टर्म्स में कोई फर्क नहीं है की बात है, हाँ, लेकिन मल्टीपल में अगर चेंज हो तब लिमिट चेंज होगा, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स 0 से 1, r बाय n को x कर दिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा log साइन पाई x बाई 2, नहीं, r बाय n को x कर दिए, पाई बाई 2x होगी, और 1 बाय n आपका dx है, log साइन पाई x बाई 2 dx। तो हम लोग जानते हैं 0 से पाई बाई 2 में log साइन x का, नहीं, 0 से पाई बाई 2 में log साइन, तो इसको t पुट कर लेते हैं, पुट, अब इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, पाई x बाई 2 इक्वल टू t, तो पाई बाई 2 dx इक्वल टू dt, लिमिट जब x टेंडिंग टू x इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू 1 होगा तो t इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, नहीं, x को 1 रखेंगे तो t पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और dx हो जाएगा 2 बाई पाई dt, तो 2 बाई पाई 0 से पाई बाई 2 log साइन t dt, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई इंटू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये पता है, नहीं, 0 से पाई बाई 2 में log साइन t का माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, पीछे किए हम लोग, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस log 2 मतलब log 1 बाई 2, नहीं, तो हम लोग log p निकाल रहे हैं अभी, नहीं, log p निकाल रहे हैं, तो log p इक्वल टू माइनस log 2 तो log 1 बाई 2, निकालना था p, नहीं, तो p इक्वल टू 1 बाई 2, तो p का वैल्यू 1 बाई 2 आ गया, नहीं। तो कभी कभी प्रोडक्ट वाले में ये मेथड लगाते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट को सम में बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं, तो लॉग में करके, और फिर यही वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आज क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पे और प्रोडक्ट वाले कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये बात इसमें अभी दो टाइप का बात समझे लोग कि इंटीग्रेशन को लिमिट में चेंज करके लिमिट निकालो, वो तो इंटीग्रेशन में फर्स्ट क्लास पर बोर्ड में आता है। दूसरा कि लिमिट वाला क्वेश्चन अगर सीरीज का लिमिट है उसको इंटीग्रेशन में चेंज कैसे करते हैं, उस पर इतना क्वेश्चन किए नहीं, ये क्वेश्चन हर जगह आता है। और तीसरा जब लिमिट लगता ही नहीं है तब तीनों इक्वल नहीं होते, a1 a2 और a इक्वल नहीं होते, नहीं, तो a1 छोटा होता है, a बीच में होता है, a2 बड़ा तब होता है जब फंक्शन एफ इंक्रीजिंग हो, और उल्टा हो तो डिक्रीजिंग हो तो उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इस पे भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और फिर अगला प्रॉपर्टी